पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आया है और इस क्वेश्चन में क्या है मैं अपने आप को हटा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर ज्यादा हो जाए क्वेश्चन देखने में, क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो जाए देखने में। चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट से रिलेटेड जानकारी दी हुई है जिसको हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जैसे हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वैसे ही क्या है कि कैट का गठन किया गया है, न्यायाधिकरण का गठन किया गया है फैसले करने के लिए। ठीक है, तो इसका किस पर्पज से है वो इसमें आपके सामने ऑप्शन है कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई है कैट से रिलेटेड। कैट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन सुप्रीम सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 एंड इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहली स्टेटमेंट ये है, आप इसको सोचिए कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कैट कुड बी मेड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट इन हाई कोर्ट। कि कैट ने जो फैसला दिया वो हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते, सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो क्या दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है? क्या दूसरी स्टेटमेंट के बारे में आपको क्या है? तो देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो कैट है वो होता कोर्ट की तरह ही है, लेकिन ये फॉलो करता है नेचुरल सिस्टम, नेचुरल जस्टिस सिस्टम फॉलो करता है। मतलब जो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, ये प्रूव कीजिए, ये प्रूव कीजिए, इस तरह से वो नहीं चलता, वो नेचुरल जस्टिस के अनुसार चलता है। ठीक है, उसको लगता है, वहां पे जजों को लगता है कि ये चीज है बिल्कुल ठीक है, तो वो फैसला देते हैं उसके पक्ष में। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे एसएससी हुआ या रेलवे हुआ, जब इस तरह के एम्प्लॉय होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं है एसएससी से, आप एप्लीकेंट है, यूएफएम का केस बना हुआ है, आप सीधा कैट में जा सकते हैं। कैट है वो जल्दी फैसला दे सकता है बजाय कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? क्योंकि हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये एक जजमेंट है। इसका आंसर क्या है? आंसर है ए इसका। अब थोड़ा जजमेंट भी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में चंद्र कुमार केस में जजमेंट दिया था 1997 में कि एक तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे भी बहुत काम है, अगर हाई कोर्ट से, और इसका जो कैट है इसका फैसले को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, एक तो ये बात है, और हाई कोर्ट में पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में आए, तो ये एक फैसले के अनुसार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 452 है वो क्वेश्चन आ गया। क्या दिया इस क्वेश्चन में? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर सबऑर्डिनेट टू द यूनियन गवर्नमेंट। क्या ये स्टेटमेंट है, क्या ये कथन है वो सच है, सत्य है क्या कि राज्य सरकारें, यूनियन गवर्नमेंट होती है, केंद्र की सरकार उसके अधीन काम करती है? ऐसा है या नहीं है, आपको ये बताना है पहली स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, कि उनके पास जो पावर होती है वो केंद्र पावर देता है तो उनको पावर मिलती है। तो क्या ये स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है? तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर हो जाएगा सी होगा आंसर। आप बोलेंगे सी क्यों होगा? देखिए, एक तो पूछा है इसमें इनकरेक्ट, तो स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपको ये देखना होता है कि ये स्टेटमेंट में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो यहां पे स्टेटमेंट पूछी है कि इनकरेक्ट बताना आपको, तो ये दोनों ही इनकरेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन के अधीन नहीं होती, समकक्ष होती है। मतलब कि जो यूनियन फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें राज्यों के अलग सब्जेक्ट होते हैं जिसपे कि वो अपना काम करते हैं और केंद्र के अपने सब्जेक्ट होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उनके पास पावर मिली हुई है, मतलब उनके लिए अलग से संविधान में लिखा है कि राज्यों को ये करना है, तो कोई यूनियन से वो पावर नहीं लेती। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत, आंसर हो जाएगा सी आपका। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 453 में क्या दिया हुआ है? 450 में क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 73वां संवैधानिक संशोधन है 1992 से रिलेटेड, जो ये पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था उससे रिलेटेड है, कुछ एक स्टेटमेंट, कुछ एक प्रोविजन दी हुई है। ठीक है, और पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज और आर कंपल्सरी प्रोविजन फीचर्स। आपको ये बताना है, देखो दो टाइप के प्रोविजन थे वहां पे, एक थे कंपल्सरी, दूसरे क्या है कि कंपल्सरी नहीं है, वो स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में या राज्य सरकारों के पास ऑप्शनल पावर है कि उनको कैसे अपने राज्य में करना है। जैसे कि ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पंचायत में रिजर्वेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये उनका अधिकार है, उसमें कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में जो 3 स्टेटमेंट है उनमें से कंपल्सरी प्रोविजन से रिलेटेड
कौन सी करेक्ट है। यहां पे करेक्ट आंसर कोड पूछा था, इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है। क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट में ही पूछी है। तो देखिए क्या है इसमें, यहां पे पहली स्टेटमेंट देखने की कोशिश कीजिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये एक कंपलसरी प्रोविजन है कि जो चेयरमैन होगा, ब्लॉक समिति होती है, पहले पंचायत होती है, पंचायत का सरपंच डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, लेकिन जो ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं वो तो लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं उसको, लेकिन उसका जो चेयरमैन है वो इनडायरेक्ट से बनता है। और दूसरा क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, जिला परिषद जिसको बोलते हैं, उसके मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से बनते हैं, लेकिन उसका जो चेयरमैन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर क्या है, ताकि आपके दिमाग में जाए कि इसको एनालिसिस आप कैसे करेंगे। चलो देखते हैं, देखिए क्या है, 21 years to be the minimum age for contesting election to पंचायत। क्या पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज 21 होनी चाहिए? क्या ये बात करेक्ट है? तीसरी स्टेटमेंट देखिए, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायत एट एनी लेवल। तो देखो, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है वो कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है। क्या है वो राज्यों के अधिकार है कि देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, असेंबली पे छोड़ दिया उन्होंने। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। ये स्टेटमेंट 21 साल वाली बिल्कुल सही है और पहली स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 मतलब क्या है, आंसर इसका ए हो जाएगा। आंसर क्या है इसका, ए हो जाएगा। चलो, और आप इसमें पढ़ भी सकते हैं कि और कौन कौन से प्रोविजन है जो कि कंपल्सरी प्रोविजन में आते हैं। तो देखिए, जैसे कि ग्राम सभा है एक विलेज की या ग्रुप ऑफ विलेजेस की, वो कंपल्सरी प्रोविजन है। उसके बाद क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 लेवल पे होना ये भी कंपल्सरी है। डायरेक्ट इलेक्शन है पंचायतों के विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भी कंपल्सरी है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है चेयरपर्सन ऑफ पंचायत और इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये भी कंपल्सरी है। 21 साल वाले भी कंपल्सरी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट एससी और एसटी, ये भी कंपल्सरी है। 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, मुझे मेंबर हो या चेयरपर्सन हो, उसके लिए भी कंपल्सरी है तीनों लेवल पे। फिक्सिंग 5 साल का टेन्योर पंचायतों के लिए, वो भी कंपल्सरी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन है बनाना ताकि इन इलेक्शन को कंडक्ट करे, वो भी कंपल्सरी है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का बनाना हर 5 साल में, वो भी कंपल्सरी है। तो ये आपके सामने कंपल्सरी आ गए हैं। तो जो कंपल्सरी नहीं है अपने आप पता चल जाएगा आपको कि ये नहीं है, वरना आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। मैंने थ्योरी क्लासेस में बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीजें पढ़ाई है, कई लेक्चर बनाए हैं, तो वो आप जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 454, मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय। कैसे जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने वो है पार्लियामेंट आफ्टर रिजोल्यूशन अडॉप्टेड विद 2/3 मेजोरिटी, कि क्या इसका पार्लियामेंट पास करती है इसके लिए रेजोल्यूशन, मतलब अपीजमेंट टाइप की कोई चीज होती है क्या। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑन ए यूनानिमस रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर, कि राष्ट्रपति हटा सकता है उनको। तीसरा, प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। और चौथा, प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट होता है जो आमतौर पर जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी इश्यू को देखता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है वो होगा सी, प्रेसिडेंट होगा वो हटा सकते हैं। किस आधार पे हटाएंगे कि सुप्रीम, अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो प्रेसिडेंट है उसको फिलहाल के लिए एक बार रोक सकते हैं, मतलब उसको सस्पेंड कर सकते हैं। हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो बनेगी, और उस कमेटी की जांच, जो इंक्वायरी कमेटी है उसकी जो जांच आएगी वो सुप्रीम कोर्ट को, वो प्रेसिडेंट को देंगे। उसकी रिकमेंडेशन है वो फाइनल है, बाध्य है प्रेसिडेंट उसके अनुसार हटाएंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, और ऐसे ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसके मेंबर का प्रोसेस होता है, ये चेयरपर्सन का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। राज्य के महाधिवक्ता, जैसे केंद्र में होता है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है, वैसे ही राज्य के स्तर पे राज्य का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। हु इज क्वालिफाइड, कौन बन सकता है वो, तो उसको बनने के लिए क्या होगा, ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट, न कि सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब
ये तो ऑब्वियसली बन ही सकता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात होती है जब इस तरह की बात होती है। तो जिसकी हाई कोर्ट बनने की एबिलिटी होगी, मतलब जो क्वालिफिकेशन उसकी होगी, वो जज बन सकता है। यहां पे ये गलत क्यों? कई बच्चे इसका आंसर डी भी दे सकते हैं। इसका इसलिए गलत है ये, ए पर्सन हु हैज सर्व अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर 10 ईयर। यहां पे वो एडवोकेट या जुडिशरी में काम करना है, न कि किसी भी जॉब के लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो पीटी मास्टर 10 साल काम कर लिया उसने तो वो भी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, विच आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच अमिडिस्ट द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? विधान परिषद है। बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और पंजाब, इनमें से आपसे पूछा है। जो दिया हुआ है ना उसी में से आपको बताना है, तो जल्दी से आप इसको बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बिहार होगा। बिहार के अलावा अन्य राज्य भी है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जम्मू कश्मीर की अब यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख वाली, तो अभी वहां पे एप्लीकेबल ये बात नहीं है। आने वाले टाइम में जब भी विधानसभा बनेगी, जैसे कि जो होम मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जल्दी हम लोग इसमें यहाँ पे राज्य का दर्जा वापस दे देंगे, एक बार नॉर्मल सी आ जाएगी तो हो सकता है वहां पे फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी हो। ये राज्य की असेंबली है, राज्य सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वोट ऑन अकाउंट मीन्स क्या है? वोट ऑन अकाउंट किसको बोलते हैं? आपके सामने जो ऑप्शन है, ठीक है, आपके सामने जो ऑप्शन है, स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ प्लानिंग बिल, स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ मनी बिल, स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट ऑफ अकाउंट चेकिंग एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कैग, और स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डिमांड्स ऑफ ग्रांट टिल द पैसेज ऑफ प्लानिंग बिल। प्लानिंग का बिल का मतलब यहाँ पे बजट से रिलेटेड है। प्लानिंग बिल का मतलब क्या है? जो फुल फ्लेज बजट होता है उसको प्लानिंग बिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है वोट ऑन अकाउंट की, मान लो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, और खर्चे चलाने क्या है उस दौरान तक, कुछ एक समय जो बिल पास होता है उस समय तक के लिए, कुछ एक 2-3 महीने के लिए अगर खर्चों के लिए एक टेम्परेरी तौर पे उसको पास कर लिया जाता है, उसको पास कर लिया जाता है, ताकि जो प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोसेस है, वो चलता रहे। वोट ऑन अकाउंट उसी को बोलते हैं। मतलब क्या है कि स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डिमांड ऑफ ग्रांट, की डिमांड ऑफ ग्रांट पर पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बहस होनी है। अब उसमें समय लगेगा, पहले लोकसभा से पास होगी, फिर राज्यसभा में भी जाएगी, वो इस तरह की चीजें चलती है, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा फुल फ्लेज पास होने के लिए। इसलिए स्टार्टिंग में ही क्या है कि वो इसको वोट ऑन अकाउंट के जरिए पास करवा लेते हैं। तो इसलिए जब भी बजट पेश होता है थोड़े टाइम के बाद में वोट ऑन अकाउंट पास करवा लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैबिनेट कमेटी किसको बोलते हैं, या कैबिनेट कमेटी है वो क्या है? क्या ये एक संवैधानिक कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, ये क्या है? तो जिन्होंने एक अच्छे ढंग से पढ़ा है, ठीक है, और जिन्होंने कि अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है पॉलिटी, उनको ये बात समझ में आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका कि संविधान में आर्टिकल वगैरह होता है, पूरा जिक्र है उसके, जैसे कि इलेक्शन कमीशन वगैरह, उसको बोलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें कहा कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। तो क्या है, ये संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जैसे और कौन सी है, जैसे नीति आयोग है, वो भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका भी संविधान में जिक्र नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो भी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच आर द 2 स्टेट्स अदर देन यूपी हैविंग द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा? तो यहां पे थोड़ा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना आपको कि यूपी को छोड़ दिया जाए, क्यों? यूपी तो सबको पता है कि वहां पे 80 सीटें हैं लोकसभा की। दूसरी बात बतानी है आपको कि निम्नलिखित में से दो, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कौन से सबसे ज्यादा सीटें बनती है, कौन सी सबसे ज्यादा सीटें बनती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है बिहार और महाराष्ट्र। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जो कि फिर बन जाती है सबसे ज्यादा, जो ऑप्शन में दी हुई थी।
अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ धर्म चक्र इन द मिडल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। आपने राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज वो देखा होगा, उसमें जो धर्म चक्र है उसका रंग कैसा होता है? सी ब्लू, ब्लैक, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू। तो 3 टाइप के तो ब्लू दे दिए। आपको ये बताना है कि इसमें से इन ब्लू में कौन सा ब्लू है, इनमें से कौन सा ब्लू है। ये कंफ्यूजन में डाल सकता है, अगर किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा तो ये कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 460 का सी। ये नेवी ब्लू है। क्या है ये? नेवी ब्लू है। ये याद ही रखना है। मोस्ट विजिबल यूज ऑफ अशोक चक्र टुडे इज एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिया। ये जो झंडा है हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, नेवी ब्लू कलर है, ऑन ए व्हाइट बैकग्राउंड है इसका, रिप्लेसिंग। और पहले, इससे पहले क्या होता था? धर्म चक्र से पहले चरखा होता था, आजादी से पहले चरखा होता था। रिप्लेसिंग द सिंबल ऑफ चरखा। कई बार ये भी आ सकता है बताओ इससे पहले क्या था? तो पहले स्पिनिंग व्हील था प्री इंडिपेंडेंस वर्जन ऑफ फ्लैग में, आजादी से पहले जो फ्लैग था। आगे देखिए क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। मैं थोड़ा सा हटा देता हूं अपने आप को जिससे कि आप सारा इसको देख पाए। क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया है? क्वेश्चन आ गया है कि किस हालात में, किन परिस्थितियों में पार्लियामेंट है जो राज्य की सूची है जिसपे कि विधानसभा कानून बनाएगी, उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। वो कौन सी हालात है? तो पहले है कि राज्यसभा पासिस ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, कि राज्यसभा, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है राज्यसभा, तो वो अगर रेजोल्यूशन पास कर दे, प्रस्ताव पास कर दे। तो एक तो आपके सामने ये ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखिए क्या है? When any states makes a request to the parliament। तीसरा है प्रेसिडेंट रूल, और चौथा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से बताना है। आप सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से सोचिए। आपका ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना 50-50 है, भले ही आपको कितना ही नॉलेज हो। जब तक कि आप एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो ये गलतियां अक्सर हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात तो गलत पूछा है, तो आपको एक ध्यान रखना है। ज्यादातर स्टूडेंट तो इसमें मार खा जाएंगे कि पूछा क्या था, क्योंकि यहीं तक सोचते हैं और जल्दबाजी मान से लगा देते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस पे वो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, किस हालात में वो बना सकते हैं, किस हालात में बना सकते हैं? तो राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बात क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है? व्हेन एनी स्टेट्स मेक ए रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट करते हैं ना पार्लियामेंट से, तो बात है, न कि एक स्टेट, कोई एनी स्टेट नहीं है ये, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। और चौथी स्टेटमेंट गलत है। और प्रेसिडेंट रूल है, जब लग जाता है तो फिर क्या है कि पार्लियामेंट फिर कानून बना सकती है। तो पहला और तीसरा ठीक है, और दूसरा और चौथा ये गलत है। तो पूछा था गलत कौन सा है? दूसरा और चौथा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, जिससे कि आगे कम से कम गलत ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द फॉलोइंग 5 ऐसी अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होती है जब पार्लियामेंट स्टेट के मामलों में कानून बना सकती है। वो 5 कौन कौन सी है? एक तो क्या है कि जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे। दूसरी क्या है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो, न कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी हो। 2 या 2 से ज्यादा राज्य रिक्वेस्ट करे। और क्या है कि अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटी और कन्वेंशन का बात आए तो उसको इफेक्ट देने के लिए ये नेसेसरी है कि पार्लियामेंट फिर पास करना पड़ेगा। और फिर है प्रेसिडेंट रूल हो। तो ये 5 ऐसी अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसी है जहां पे कि स्टेट की बजाय फिर पार्लियामेंट कानून बनाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी, और ये याद कर लिया तो आपका आंसर किसी तरह का क्वेश्चन हो गलत नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 462। सिविल अफेयर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एटसेट्रा विच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लीगल लॉज, टू मेक लीगल लॉज। Center by the union list of the constitution, states by the state of the constitution, central state by the concurrent list of the constitution, religious authority which have relation to individual affairs। 462 का आंसर क्या होगा? 462 का आंसर क्या होगा?
कहने का मतलब है कि जो इस तरह के मामले हैं ना, उसके ऊपर कानून कौन बनेगा? उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? क्या स्टेट बनाएगा, सेंटर बनाएगा, कौन बनाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सेंटर एंड स्टेट। कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? दोनों बना सकते हैं, समवर्ती सूची इसको बोलते हैं, दोनों बना सकते हैं। थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए जिससे कि आगे कम से कम गलत ना हो। अगर ये हो गया तो कोई बात नहीं, आगे गलत ना हो। ये जो कंकरेंट लिस्ट है ना, इसमें 52 आइटम है, पहले 47 होते थे। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि यूनिफॉर्मिटी इज डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल ऑन द आइटम इन द लिस्ट, मैरिजेज एंड डिवोर्स। अब देखो कौन कौन से हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में, ये एक जल्दी से सूची दी गई है, आप इसको दिमाग में जरूर बिठा लें। ठीक है, तो किन किन मुद्दों को समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाता है या किया गया है? मैरिज है, डिवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, एजुकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, बैंक्रप्सी है, इंसॉल्वेंसी है, ट्रस्टीज है, ट्रस्ट है, सिविल प्रोसीजर है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ है, ड्रग्स है, पॉइजन है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, लेबर वेलफेयर, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस, स्टैंप ड्यूटी, दीज आर केप्ट इन ए कंकरेंट लिस्ट। तो मोटे तौर पे क्या है, एजुकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, एजुकेशन पे तो ये जरूर ध्यान में दिमाग रख सकते हैं। और दूसरा आता है ये जो मैंने अभी दिया था, अभी मैरिज डिवोर्स वाला मामले पे, इस पे आ जाता है। तो ये दो, और इलेक्ट्रिसिटी पे भी आ जाता है। ठीक है, 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जहां पे कि ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर। क्वेश्चन क्या आपके सामने? मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हु कैन फॉर्म ए ट्रेड यूनियन एंड गेट इट रजिस्टर अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। कितने बंदे ऐसे होने चाहिए ट्रेड यूनियन बना ले, मतलब कितने वर्कर है, काम करने वाले कितने लोग हैं, श्रमिक कितने होंगे जो कि ट्रेड यूनियन बना सकते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 7 लोग। 7 लोग होनी चाहिए और उस जो यूनियन बनाए उसमें वो 7 शामिल हो। आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है, और ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 है ये। ठीक है, आगे देखिए 464, फाइनेंस कमीशन इज मेनली कंसर्न विद द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट अबाउट। क्या है कि फाइनेंस कमीशन है वो किससे संबंधित है? डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सॉलिसिटेड, प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड्स टू बी गिवन टू द स्टेट्स, बोथ ए एंड बी या डी? बताओ। देखो, जो फाइनेंस कमीशन का काम है जिसमें कि प्रेसिडेंट को वो रिकमेंडेशन देगा, फाइनेंस कमीशन एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है, रिकमेंडेशन देता है, ये दोनों ही करेक्ट है। क्या है कि वो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी सेंटर और स्टेट के बीच में, एक तो वो बताता है, और फिर राज्यों को जो एड सहायता अनुदान दिया जाना है, जो कि अनुदान का मतलब लोन नहीं है, ये अनुदान वापस नहीं आएगा, तो वो कौन कौन से सिद्धांत होंगे जिसके ऊपर ये ग्रांट्स एंड एड्स दी जाएगी, तो ये दोनों पे ही काम करेगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या है? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर देख सकते हैं कि ये काम है। अगर आपके पास पीडीएफ है तो वो जरूर पूरा पढ़ लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए। ठीक है, वैसे भी हम लोग अलग अलग सेशन में ये बातें आती है, इसमें जो सारे फीचर्स हैं फाइनेंस कमीशन के क्या क्या काम है वो सारे हम लोग इसमें कवर भी कर लेते हैं। आगे देखिए, इन केस ऑफ सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो की स्थिति में निम्नलिखित में प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शन होते हैं सस्पेंसिव वीटो के केस में? ठीक है, तो बताइए कि प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड, प्रेसिडेंट है वो अपनी अनुमति, किसी को पार्लियामेंट में बिल होता है उसको पास करने में अपनी अनुमति को वो रोक सकते हैं। दूसरा क्या है स्टेटमेंट? प्रेसिडेंट है वो बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। क्या ये बात करेक्ट है सस्पेंसिव वीटो में? तीसरा, प्रेसिडेंट है वो इज फ्री नॉट टू टेक एनी एक्शन, कि प्रेसिडेंट एक्शन न ले कुछ भी और बिल पेंडिंग पड़ा रहा है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो वो सस्पेंसिव वीटो कहलाता है। क्या ये बात ठीक है? या फिर प्रेसिडेंट है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है बिल को पास करने के लिए, तो सस्पेंसिव वीटो है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर क्या है? बी। प्रेसिडेंट है वो रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंशन का मतलब ये होता है ना थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए तो रोक सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, अब वो वापस आएगा तो थोड़ा टाइम हो गया। ठीक है, और अगर वो कभी एक्शन नहीं ले तो इसका मतलब पॉकेट वीटो में चला गया, उसकी जेब में चला गया जिसपे कुछ होना नहीं है। ठीक है, रद्दी की टोकरी में आप बोल सकते हैं उसको, जैसे सरकारी कई दफ्तरों में फाइल चली जाती है ना, ठीक है, तो कुछ होता नहीं है, तो उसी तरह से वो वीटो हो जाती है, पॉकेट वीटो वाली, सी वाला।
लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बी है। आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है 466, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज एक्सक्लूसिवली एंड टोटली असाइंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने टोटली ये टैक्स है जिसकी एक्सक्लूसिव पावर है असाइन करने की सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो जैसे कि एस्टेट ड्यूटी तो केंद्र भी लगा सकता है, राज्य भी लगा सकता है, सेल टैक्स राज्य लगाते हैं, तो यहाँ केंद्र की बात आ रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉर्पोरेशन टैक्स। ये एक्सक्लूसिवली राइट है किसका? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है। ठीक है, तो पूरी डिटेल है इसमें कौन कौन से आते हैं 246 आर्टिकल में, आप वो पढ़ सकते हैं। 467 आपके सामने आ गए। क्या है क्वेश्चन? व्हेन द ऑफिसेज ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट, when the offices of both the president and vice president of India are vacant, who will discharge their function? कौन काम करेगा फिर? प्राइम मिनिस्टर काम करेगा प्रेसिडेंट की जगह पे या चीफ मिनिस्टर काम करेगा? कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे। क्या कभी हुआ है? क्या कभी हुआ है? हाँ, इस तरह की घटना हुई है। इस तरह की घटना हुई है जहां पे कि जो प्रेसिडेंट का काम करना पड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, या मौका मिला, पड़ा नहीं मौका मिला ये बोल सकते हैं आप। कब सिचुएशन थी ये थी 1969 में, 1969 में, जब जाकिर हुसैन है उनका देहांत हो गया था। वो प्रेसिडेंट थे। ये हमने सेशन में कभी न कभी जो ये चल रही है सीरीज, इसमें डिस्कस किया था कि कौन से प्रेसिडेंट है जिनका देहांत हो गया था राष्ट्रपति रहते हुए, जाकिर हुसैन का नाम आया था। अब उनका देहांत हो गया तो उस टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट थे नाम उनको लेने था इंचार्ज, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिजाइन कर लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको किसी लाभ के पद पे नहीं हो सकते, तो इसलिए उन्होंने एक मोरल अपना स्टांस लिया और रेजिग्नेशन दे दिया। प्रेसिडेंट खड़े हो गए और एज पर लीगल प्रोविजन चीफ जस्टिस थे उस टाइम में एम हिदायतुल्लाह, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करना पड़ा या काम करने का मौका मिला। तो एम हिदायतुल्लाह, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, 1969। इस क्वेश्चन में ये हर टर्म है वो इंपॉर्टेंट है। इस पे 5-7 क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखने सारे। आगे देखते हैं कौन है। हु कैन बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट कैन स्पीक बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा? ध्यान से समझिए क्या बोला है कि वो कौन है जिसको कि राज्यसभा का मेंबर है, वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा में भी भाषण दे सकता है और लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, डिस्कशन में मतलब भाषण दे सकता है। तो कौन है फिर वो? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है क्या? लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, या मिनिस्टर हु आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है वो डी है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वो डी है। क्यों है डी? क्योंकि मंत्री होगा और राज्यसभा का मंत्री है, तो उस टाइम में मंत्री किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता लोकसभा में, वो राज्यसभा में वोट करना पड़ेगा, लेकिन बोल सकता है अगर वो मंत्री जो कि राज्यसभा के होते हैं, वो वाले इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, आपको बताना है अगला क्वेश्चन। What is the correct chronological order of creation of Assam, Nagaland, Goa and Mizoram? आपको ये बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। ये अमिताभ बच्चन वाला करोड़पति बनेगा वाला क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें कि आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कि सबसे पहले कौन बना और सबसे बाद में कौन बना। आसाम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम में ये राज्य बने हैं, उनका आपको बताना है कि किस पहले कौन बना उसके बाद कौन बना, इस रूप में आपको बताने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये होगा, आप सोच भी सकते हैं फटाफट जिससे पहले की इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सोच लीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी, सबसे आखिर में गोवा बना है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। इसका सही क्रमांक यह है, पहले तो असम है ही है, दूसरे पे क्या है कि नागालैंड बना 1963 में, ठीक है, 16वां स्टेट। 1987 में बना फिर 23वें स्टेट के रूप में मिजोरम यूनियन टेरिटरी से, और 25वें स्टेट के रूप में यूनियन टेरिटरी बना, ठीक है, गोवा। तो ये एक सही क्रम है। कौन कब बना है ये राज्य थोड़ा याद रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तंग कर सकते हैं। The president convene and prorogues all sessions of parliament in consultation with, मतलब कि राष्ट्रपति है जो संसद के सत्र होते हैं,
किससे परामर्श करके सत्र को बुलाता है या सत्र का खत्म करता है सत्र को? ठीक है, सत्र का अवसान करता है, जिसको बोलते हैं सत्र को खत्म कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किससे सलाह मशूरा करते हैं? इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए फटाफट, जिससे कि आप करेक्ट आंसर दे पाए। इसका राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर से करते हो। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन से करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सरकार बोलेगी तो वो सेशन बुलाएगा। आमतौर पे विपक्ष की पार्टी क्या बोलती है कि आपको कोई चीज को पास करवाने के लिए वो बोलते हैं कि सरकार से कि आप सदन बुला लीजिए, आप बैठक बुला लीजिए, लोकसभा बुला लीजिए, इस तरह से बोलते हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर है वो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, सरकार की नुमाइंदा होगा। प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति को बोलेगा, उनसे कंसल्टेशन होगी इन दोनों के बीच में, और फिर वो डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपके सामने कुछ पेयर दिए गए हैं। आपके सामने क्या पेयर दिए गए हैं? मैं हटा देता हूं अपने आप को एक बार। क्या दिया हुआ इसमें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, दमन एंड दीव आइलैंड। तो ये गुजरात है, ये मद्रास है, ये केरला है, ये गुजरात है। बताना क्या है? विच ऑफ द अबो पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कि जो 3 पेयर दिए हुए हैं, 3 जोड़े दिए हुए हैं, आपको बताना है कि तीनों में से करेक्ट है वो कौन कौन सा है, या कौन सा है या कौन से हैं। ठीक है, 1 है, 2 है, कौन से करेक्ट है इसमें, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ओनली। ए ओनली, क्योंकि जो दूसरा है ना यही करेक्ट है। केरला हाई कोर्ट के साथ में ही अटैच्ड है लक्षद्वीप का आइलैंड में, जहां पे की जुडिशरी उसके साथ में। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों करेक्ट नहीं है। इसके अलावा दोनों करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की तो उसमें महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव आता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें, वेस्ट बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड आ जाता है उसमें। और केरला की बात करें तो केरला और लक्षद्वीप आता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है कि ये ऐसे बनेगा ये। When was the first session of लोकसभा हेल्ड? कि लोकसभा का पहला सेशन है वो कब हुआ था? लोकसभा का पहला सेशन है वो कब हुआ था? लोकसभा का पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952 को। इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद में क्या है, 13 मई को पहली बार बैठी। 17 देखिए आप है कि पहली लोकसभा, क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ। वो क्वेश्चन क्या था कि पहली लोकसभा की बैठक कब हुई। और ये क्या है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ। तो गठन हुआ था या कंस्टिट्यूट हुआ था पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को। आफ्टर इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद 17 अप्रैल को लोकसभा का गठन हो गया। और फिर 13 मई को क्या है, 13 मई को लोकसभा की जो पहला सेशन है वो हुआ। पहली लोकसभा है उसका फुल टेन्योर था 5 साल के लिए, और 4 अप्रैल 1957 को डिसॉल्व हुई। और फर्स्ट सेशन ऑफ दिस लोकसभा है वो 13 मई को हुआ था। ठीक है, इसमें इस दौरान है पहली लोकसभा में 489 सीटें थी टोटल, और उस टाइम में 17.3 करोड़ मतदाता थे। 17.3 करोड़ मतदाता थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। कि अगर कोई नया राज्य बनाना है या नया राज्य में चेंज करना है, या क्वेश्चन तो है सिर्फ बनाने से रिलेटेड। आपको बताना है कि नया जो राज्य बनाने के लिए संविधान में शेड्यूल होते हैं, वो शेड्यूल कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें ये बात लिखी है, उसके तहत ही बनेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा। कि एसटी के लिए लोकसभा में रिजर्व सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य से? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको बताना है कि किस राज्य से लोकसभा में एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे ज्यादा रिजर्व सीटें। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें हैं। 29 में से 6 सीटें आरक्षित है।
475 आ जाता है आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्डन द कैपिटल पनिशमेंट, कि मृत्यु दंड है उसको माफी कौन दे सकता है, मृत्यु दंड को माफी देने के लिए कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मृत्यु दंड के लिए जो माफी है वो प्रेसिडेंट द्वारा दी जा सकती है। हालांकि एक जो स्टेट होता है ना, वो कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु की सजा से रिलेटेड कानून बना सकता है, लेकिन गवर्नर है उसको माफ नहीं करेगा, वो फिर राष्ट्रपति के पास ही जाएगी माफी देने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन है आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर हु वाज वोटेड आउट ऑफ पावर बाय पार्लियामेंट, कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस प्राइम मिनिस्टर को बाहर कर दिया था पार्लियामेंट में, मतलब बाहर हो गए थे वो, उनके पास बहुमत नहीं था। तो वो बताना आपको कि कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जिसकी सरकार गिर गई, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं जब वोटिंग हुई पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, तो वो हार गए। इन चारों में से आपके सामने क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वीपी सिंह। वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम में वो बीजेपी की सपोर्ट से बने थे, और बीजेपी ने वहां पे रथ यात्रा स्टार्ट कर रखी थी, और कहने का मतलब है कि वो उन्होंने एक छदम मचा रखा था कि हिंदू हिंदू करके, कहने का मतलब है कि उसमें वहां पे हिंदू मुस्लिम के बीच में पूरी खाई क्रिएट कर दी थी, सांप्रदायिकता की पूरी लहर फैला दी थी पूरे देश में। इससे क्या हुआ कि वीपी सिंह बहुत आहत हुए, और वीपी सिंह ने कुछ स्टेप उठाए कि उनको रोकने के लिए, हालांकि वो तब तक लेट हो चुके थे, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो मामला है रथ यात्रा वाला, वो बहुत लंबा खींच चुका था, एल के अडवाणी वाला, लेकिन वो रोक नहीं पाए। तो उसने क्या हुआ कि फिर बीजेपी ने ये समर्थन ले लिया, वीपी सिंह गवर्नमेंट से समर्थन ले लिया, और सरकार गिर गई। तो उन्होंने उस टाइम में बोला कि मेरे लिए सबसे जो प्रायोरिटी है वो बीजेपी के साथ रहना ज्यादा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी नहीं है, मेरे लिए रहना जरूरी नहीं है, मेरे लिए कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है संविधान के और देश के, तो वो ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि उनकी सरकार उस टाइम में गिर गई थी, और उसके बाद में कि जो सरकारें आई आगे, और उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद भी गिर गई थी। 477 का क्वेश्चन आ जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, कहने का मतलब है कि राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटाया गया था फंडामेंटल राइट से, वो किसके शासनकाल में हटाया गया था, किसके शासनकाल में हटाया गया था, तो वो था मोरारजी देसाई के शासनकाल में यह हटाया गया था 1978 में, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, 44 अमेंडमेंट है, उस टाइम में वो थे, मोरारजी देसाई पीएम थे उस टाइम में। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आगे 478, क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें आपको सोचने वाली चीज है, मतलब रट्टे काम नहीं चलेंगे, आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा ऑप्शन है, बहुत क्लोज ऑप्शन से नजर आएंगे आपको कि मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है इंडियन पार्लियामेंट का, वो क्या है। ए, इट इज द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया, दूसरा क्या, इट ऑल्सो कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, इट इज बाइकैमरल इन नेचर, और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नेवर डिसॉल्व्ड। तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है वो क्या है, जो यूनिक फीचर है वो क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो बहुत ज्यादा क्लोज से ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूजन की पूरी गुंजाइश है, पूरी गुंजाइश है। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है इज नेवर डिसॉल्व्ड, ये इसका एक ऐसा फीचर है जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। अगर इस चार फीचर दे दिए उनमें देखे जाए ना, तो द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इज दैट द अपर हाउस इज परमानेंट, इट डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड अनलाइक द लोकसभा। तो ये थोड़ा ज्यादा डिस्टिंक्ट फीचर है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 479, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 479, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि निम्नलिखित में से आपको यह बताना है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो जज बनने के लिए क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि आपको जो सोचना पड़ेगा, रट्टे मारने से काम नहीं चलने वाला है। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से इस बात की संभावना ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। तो इसको सोचकर आंसर देने की कोशिश कीजिए, सोचकर इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या है देखिए, कि शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले तो समझ लीजिए क्वेश्चन को दोबारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं है जज बनने के लिए, जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं है, और निम्नलिखित में से
शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, शुड बी एट लीस्ट 35 years of age, should have practiced for at least 10 years as an advocate in one or more high courts, should be an eminent jurist। तो निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या होगा ये बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। कोई जरूरी नहीं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है फीचर में, देखिए इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड ए मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब आप ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे ना, आपके दिमाग में कई बार राष्ट्रपति की एज चल रही होगी कि 35 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए, तो वो दिमाग में बैठा होगा। और जब आप इस पे चलाएंगे अपना पेन तो ये गलत कर बैठेंगे। वहां पे कोई मिनिमम आपका एज है, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ही नहीं, मतलब 35 होनी चाहिए ये जरूरी है ही नहीं। जज बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है मिनिमम एज का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो दिमाग में आपका कोई प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति घूमेगा और गलत आंसर दे देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। पिछले 2 क्वेश्चन काफी ट्रिकी थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या इतना ही ट्रिकी है क्या। विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल है भारत के संविधान का बोला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल जो 32 था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको उन्होंने संविधान का दिल और आत्मा है बताई थी। क्यों बताई थी उन्होंने? क्यों उनका यह मानना था कि फंडामेंटल राइट है ना, उसको इफेक्ट करवाने के लिए एक अलग से आर्टिकल होना जरूरी है, वरना किस आर्टिकल के थे मतलब संविधान में फंडामेंटल राइट दे दिए उसका कोई मतलब नहीं है जब तक यह नहीं लिखा हो किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट को मांगने के लिए जाएंगे आप, ठीक है। तो उनका यह विचार था। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 481। क्वेश्चन नंबर आता है 481, और मैं अपने आप को हटाता हूं जिससे कि आप इसको देख पाएं। देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट लॉज मेड फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स and alteration of areas, boundaries or name of existing states are considered as amendment of the constitution under article 368। क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, कि अगर संविधान में किसी राज्य का नाम चेंज या उस राज्य का आपको बाउंड्री चेंज करना हो तो संविधान में आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तन कराना होता है क्या? संविधान में संशोधन माना जाएगा। पहली स्टेटमेंट तो ये। दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या दी हुई है कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। कि भारत की कोई टेरिटरी है वो विदेशी किसी राज्य को, मतलब किसी विदेशी देश को दी जा सकती है, लेकिन संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा अंडर 368 के लिए, ठीक है। और तीसरी जो स्टेटमेंट है, सेटलमेंट ऑफ ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कि अगर भारत के बीच में और किसी दूसरे देश के बीच में अगर कोई बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट है, उसको हटाने के लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको यह बताना है क्या है। देखो, अगर आप ये सीरीज अच्छी तरह से देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको जो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें छुपा हुआ मिल गया होगा। जो पहला स्टेटमेंट है उसका इंटरप्रिटेशन यह है कि आपको संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया, पहले स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। अगर किसी टुकड़े को देश के किसी जमीन को दूसरे देश को देना है तो वो ये एक बड़ा काम है, ये एक बड़ा काम है, इसके लिए संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये दूसरी स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर जैसे कि पीछे अगर हम देखा भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ गांव से रिलेटेड डिस्प्यूट था, तो वो आपस में भारत के प्राइम मिनिस्टर और जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आपस में सुलझा लिया और कोई पार्लियामेंट में जाने की उसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट ये बिल्कुल
करेक्ट है। तो दूसरी और तीसरी करेक्ट है। अब देखते हैं पूछा क्या था, क्या करेक्ट पूछा था या इनकरेक्ट पूछा था। यहां पे है कि आपसे करेक्ट पूछा था। अगर इनकरेक्ट पूछा होता, कई बार क्या होता है सारी चीजें आपने दिमाग लगा लिया, पूरा नॉलेज है, लेकिन यहां पे आपने मिस्टेक कर दी, ये थोड़ी सी गलती कर बैठे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, भले आपका सब कुछ ज्ञान अच्छा हो। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो पूरी एक्सप्लेनेशन है इसमें, आपको पीडीएफ में मिलेगी, जिन बच्चों के पास पीडीएफ होगा। अगर किसी ने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर ज्वाइन कर ले, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कि 20,000 क्वेश्चन है इस टोटल जीएस के वो होने हैं। और जब ये कर लेगा तो जो पीसीएस का कोई एग्जाम हो, एचसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, या कोई दूसरे रेलवे के एग्जाम हो, या सीईटी आने वाला है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, रेलवे है, एसएससी है, सारे एग्जाम है वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार का कौन सा, कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, वो कौन सा पार्ट है, फाइंड आउट। तो ये वाला क्वेश्चन भी वो थोड़ा ट्रिकी स्टूडेंट का गलत हो सकता है। अगर किसी ने समझने की कोशिश नहीं की पॉलिटी और पढ़ने की कोशिश की और आपने बोला कि मैंने वो किताब पढ़ दी, वो किताब पढ़ दी, उस बच्चे की किताबें पढ़ने वाले बच्चों का गलत हो जाएगा। बताइए क्या इसका आंसर है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए ट्रिकी होने वाला है, तो ध्यान से समझना इसको। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कौन है इसमें जो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 482 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब देखो बेचारे इसकी पोस्ट छोटी है, तो आप इसको इस आधार पर नेगलेक्ट कर सकते हैं, यार ये छोटा सा क्या इसका एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने ये सोचा, भेदभाव किया पोस्ट के चक्कर में और बड़े बड़े को आपने ऊपर रख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्यों है, ये देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या है, ये लेजिस्लेट जो होता है ना लेजिस्लेटिव, उसका अंग है, ये जो कानून बनाता है उसका अंग है, कानून को इंप्लीमेंट करवाना इसका काम है। ये क्या है, इसका काम है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो कानून को एग्जीक्यूट करवाए, न कि बनाए। तो ये तो बनाने वाले, मेंबर ऑफ राज्यसभा क्या है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, और ये भी क्या है, कानून बनाने के लिए है। ये क्या है, ये जुडिशरी है। तो जो अलग अलग अंग होते हैं, जुडिशरी अलग अंग है, एग्जीक्यूटिव अलग अंग है, और लेजिस्लेचर अलग अंग है, तो ये वाला है वो एग्जीक्यूटिव है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें मार्क खा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स, क्या है ये, कौन सी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन के डिस्प्यूट होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, उसको उसके पास पावर है कि उसको सेटल कर सकता है। लेकिन इस पावर को कौन सी पावर बोला जाएगा, कौन सा उसका जुडिक्शन है ये, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि ध्यान से देंगे तभी आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि सीधा ये ओरिजिनल जुडिक्शन है। सबसे पहले मुकदमा इसी में जाएगा। अपीलेट क्या होता है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाना। एडवाइजरी क्या होता है, राष्ट्रपति को एडवाइस दे देना, वो वाला। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, और आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो वो आपको आर्टिकल भी ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 484 कि पार्लियामेंट कमेटी विच सुपरवाइजेस द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग है जो कि पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, पैसे की देखभाल करता है, ऑडिट और अकाउंट्स करता है राज्य सरकार और केंद्र का। उस कैग की एक रिपोर्ट आती है जो कि पार्लियामेंट कमेटी स्क्रूटनी करती है। कैग ने रिपोर्ट अपनी किसको दी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है वो लेट डाउन किया पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को। तो आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए कौन सी कमेटी है जो कैग की, जो पार्लियामेंट कमेटी और कैग की रिपोर्ट को वो स्क्रूटनी करती है, मतलब उसकी जांच करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये पीएससी इसका राइट आंसर है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 485, और क्या है इस 485 में, यहां पे दिया हुआ 485 में कि व्हाट कैन द प्रेसिडेंट डू इफ ए स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, बंद कर दीजिए, क्या कुछ एक चीजें बंद करवाई है उन्होंने, लेकिन राज्य सरकार नहीं मान रही है, राज्य सरकारें नहीं मान रही है। कोई भी जो डायरेक्शन दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो राज्य सरकारों के लिए मानना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करती है
स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने कुछ एक ऑप्शन है कि ही कैन डिजोल्व द, वो क्या है कि राज्य की जो विधानसभा है उसको भंग कर सकते हैं, नए इलेक्शन करवा सकते हैं, क्या ऐसा है? दूसरा क्या, ही कैन डिक्लेयर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, कि वो अगर संवैधानिक जो तंत्र है वो भंग हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, और वो खुद अज्यूम कर सकते हैं किसकी, गवर्नेंस ऑफ द स्टेट की, मतलब केंद्र सरकार के अधीन कर देंगे। तीसरा है क्या है कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजेंगे, और वो क्या है फिर इस बात का सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार वो करे जो बोला गया केंद्र सरकार द्वारा, मतलब कि कनपट्टी पर बंदूक रख दी गई चीफ मिनिस्टर के, भैया कर जो बोला गया है। तो तीसरा ऑप्शन ये है। और एनी ऑफ द अबव, मतलब या आप देखिए कि क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। क्यों होगा? कि उस सिचुएशन में आर्टिकल 365 के तहत में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल है वो लगा दिया जाएगा। एक देखो, एक तो होता है 356 वाला प्रेसिडेंट रूल, एक होता है 365 का। कई बच्चे याद नहीं करते 365 को, वो सोचते हैं 356 तो प्रेसिडेंट रूल है, ऐसा नहीं है। वो 365 भी एक ऐसा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट रूल लगवा देता है। कब? जब राष्ट्रपति की सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को न माने। मान लो सीएए है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी जो प्रोविजन है केंद्र सरकार ने बना दी, अब राज्य सरकार मना कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है? वो छेड़छाड़ कर सकती है। छेड़छाड़बाजी होती है ना, कि ड्रामा करना, ये करना, वो करना, कि असेंबली में पास कर दिया, प्रस्ताव पास कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के केंद्र सरकार के पास पावर है, पार्लियामेंट से अगर कोई पास हुआ है उसको अप्लाई करवाना है तो करवाना है, वरना प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। या फिर क्या है कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए राज्य सरकार है, और वहां पे चैलेंज करे उस फैसले को, और सुप्रीम कोर्ट फिर ये देखे कि क्या ये सही है नहीं सही है। तो ऐसी सिचुएशन सीए के केस में, तो कहने का मतलब है कि जो राज्य सरकारें कर रही है ना, वो सिर्फ छेड़छाड़बाजी है, मतलब ड्रामेबाजी या पॉलिटिकल पोजिशनिंग आप बोल सकते हैं, या वो सहमत नहीं है। हो सकता है केंद्र सरकार वाला रूल गलत हो, यहां पे वो बात मैं नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं कि राज्य सरकारों के पास में क्या ऑप्शन है। अगला देखिए क्या है कि इन विच स्टेट, क्वेश्चन आपके सामने, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज ए नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कांग्रेस की बहुत सत्ता रही है पिछले 60-70 सालों में, या स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ तो, लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां पे पहले इस कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, और आज तक भी वो पार्टी है वहां पे काफी ज्यादा मजबूत है, वाम दल काफी ज्यादा मजबूत है, पूरी दुनिया से कम्युनिज्म है वो गया हुआ है। केरला में शायद उन्होंने अपने आप को नया इनोवेट किया होगा, उन्होंने कुछ एक चेंज किया होगा अपने, और जो आधुनिक समाज है उसके अंदर अपने आप को ढाला होगा। तो केरला है वो राज्य है जहां पे सबसे पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वो हुई थी। डी इसका आंसर होगा। कब हो गई थी ये 1957 में ही हो गई थी। और उस टाइम में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना कि बताओ कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहला मुख्यमंत्री कौन था, ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो ये क्या, नंबूद्रीपाद, ईएमएस नंबूद्रीपाद काफी फेमस थे, और वो इसके पहले गवर्नमेंट के आजादी के बाद में चीफ मिनिस्टर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डिक्लेरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन एन इंडियन स्टेट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन ए पीरियड ऑफ, पार्लियामेंट विद इन ए पीरियड ऑफ। देखो इसमें अगर मैं ऑप्शन यहां पे 1 महीना दे देता ना, 1 महीना दे देता, आप इसको 1 महीना भी लिखो। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्या है? अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, फिरकी वाला क्वेश्चन है, मतलब फिरकी ले रहा है क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। ठीक है, आपने पिछले सेशन में ये पढ़ा होगा, या ये हमने देखा था क्वेश्चन में, कि पार्लियामेंट से नेशनल इमरजेंसी के लिए कितना समय होगा पास करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन वो नहीं है, ये क्वेश्चन वो नहीं है। यहां पे क्वेश्चन ये है कि स्टेट जो मतलब राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य में, इंडियन स्टेट है यहां पे, राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है यहां पे। ठीक है ना, तो उस टाइम में पार्लियामेंट से पास करवाने के लिए कितना समय चाहिए? तो 2 महीने का समय चाहिए। ए इसका आंसर है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को बहुत सारे
बच्चे हैं इसको समझ नहीं पाए होंगे क्वेश्चन, या गलत कर दिया होगा या गलत कर सकते हैं, ठीक है। और इस दौरान अगर मान लो लोकसभा भंग होती है तो पहले क्या राज्यसभा से तो करवा लिया पास, जब वो लोकसभा दोबारा चुनकर आएगी 1 महीने के अंदर अंदर उसको पास करवाना है। तो ये भी आ सकता है कि जब दोबारा चुनकर आएगी बताओ कितने दिन में पास करवाना है, तो कई बार 2 महीने लिख दिया तो फिर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में आ सकते हैं। 30 दिन वो नेशनल इमरजेंसी था और 30 दिन स्टेट इमरजेंसी है, वहां पे 1 महीना था तो यहां पे 2 महीने है, क्या ये वाला पीरियड 2 महीने है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके पल्ले पड़ गई होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया है, वो है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर द प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिफाइबल है और फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिफाइबल है, मतलब कोर्ट में वो जाए जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट इनको बैलेंस करने की कोशिश करता है, दोनों को कोर्ट इनमें बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात आती है कि किसको फिर प्रायोरिटी देगा तो वो फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी देगा। तो ये बात यहां पे बोली गई है कि वो पहले फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्होंने इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दी। लेकिन दोबारा रिस्टोर द प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट ये किस केस में किया था, ये आपको बताना है। बताइए कि किस केस में ये किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, मिनर्वा मिल केस। ये 2-4 जो केस है ना, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, कुछ एक केस, मतलब जो भी है एसआर मुंबई केस वगैरह, ये सारे आप एक बार रट्टे मार लो इनके अच्छी तरह से, और थोड़े थोड़े समझ कर रट्टे मारना कि आपस में भिड़ ना जाए रट्टे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की पूरी गुंजाइश है। तो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 30C है जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसके जरिए बनाया गया था, उसको कैंसिल मार दिया था, मतलब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और इनवैलिड घोषित कर दिया। और इट मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके सबॉर्डिनेट कर दिया, फंडामेंटल राइट को ऊपर रखा और सबॉर्डिनेट कर दिया किसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ ए बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसको आप रट्टा मार लीजिए अच्छी तरीके से कि क्या मामला था ये। आगे चलते हैं। One of the following is the smallest area-wise Lok Sabha constituency in India. सबसे छोटा एरिया कौन सा है लोकसभा का एरिया वाइज, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चांदनी चौक की पतली पतली गलियां, उसमें छोटा एरिया है, लोग बहुत ज्यादा हैं। लोग क्या है कि भर भर कर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो चांदनी चौक बहुत छोटी एरिया वाइज कंस्टिट्यूंसी है। आगे देखिए क्या है, 400 क्वेश्चन 9490 में क्या है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी और फेडरल है, उसका बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियस विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे ना इसको तभी आंसर दे पाएंगे, वरना फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और वो क्वेश्चन फिर वाला है, आपको तंग करने वाला, जिसमें कि आसान सा लगेगा गलत हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि राइट आंसर है सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप की बात है। यहां पे क्या सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप है, उसके आधार पर ही ये इसको फेडरल कैरेक्टर समझा जाता है, यूनिटरी और फेडरल की बात होती है। तो राइट आंसर क्या है इसका, सी इसका राइट आंसर है। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि जितनी ज्यादा लंबी स्टेटमेंट होती है ना, जब तुक्का मारना हो तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई सी लंबी सी स्टेटमेंट हो और थोड़ी टेक्निकल स्टेटमेंट हो उसके ऊपर आंसर का टिक करेंगे, उनको लगेगा यही तो होगा क्योंकि इतनी लंबी स्टेटमेंट है और टेक्निकल सी बात है, भले चीज पल्ले ना पड़ी हो उसको तो उसका आंसर दे सकते हैं। मतलब ये भी एक गलत करने का तरीका है, ठीक है, कि गैस करना है तो दिमाग गैस पे ज्यादा लगा देते हैं बजाय कि देख ले कि ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर आ गया है 491, मैं अपने आप को हटाता हूं थोड़ा जिससे कि क्लियर हो जाइए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू एलियंस।
मतलब कि विदेशियों को वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो प्रिविलेजेस नहीं है जो कि भारतीय नागरिकता का है। यहां पे क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है कि बताओ कौन सा ऐसे प्रोविजन है या प्रिविलेजेस है, राइट्स हैं जो कि भारतीयों को तो मिलते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी यहां पे रह रहा है और भारत का नागरिक नहीं है उसको नहीं मिलेंगे। वो आपको बताना है कि वो कौन से हैं। ठीक है, जब आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा तो ये भी बात पढ़ी होगी, ये भारतीयों को एक्सक्लूसिव है, ये सभी को है, कोई भी नागरिक हो किसी भी देश का, लेकिन उसको ये राइट है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए कि अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये किसको है, ये सिर्फ भारतीयों को है। दूसरा क्या है, मैं बी लिख देता हूं भारतीयों के लिए। दूसरा क्या है कि कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट, कि अगर एमपी बनना है या एमएलए बनना है तो वो भारतीय बन सकते हैं, तो ये भी भारतीयों के लिए। तीसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी भारतीयों के लिए है। मतलब ये नहीं है कि वो बाहर आकर ग्रुप बना ले, यहां पे यूनियन बाजी करना वो भी आता है ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सारा, तो ऐसा नहीं कर सकता बाहर वाला आकर। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आजादी सभी को। ठीक है, राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार तो कम से कम होना चाहिए ना विदेश वालों को भी, तो ये विदेश वालों को भी है, भारतीय प्लस विदेश ये दोनों। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, देखिए कि कौन से राइट हैं, क्या है, कौन से राइट है जो इंडियन को है और विदेशियों को नहीं है। तो ये 3 राइट है पहले वाले, तो आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा कि पहले 3 राइट है वो विदेशियों को नहीं है, भारतीयों को है, और बी प्लस वी का मतलब विदेशी लगा दिया मैंने यहां पे। आगे देखिए, और ये पूरा आप देख भी सकते हैं कि भारतीयों को कौन कौन से ये सारे लिखा हुआ है यहां पे। आप चाहें तो सारे आर्टिकल के साथ में लिखा हुआ है, तो ये पीडीएफ में देख लेना। आगे देखिए क्वेश्चन आता है 492, विनिंग कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड स्कोर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन को समझना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। आपको ये बताना है कि जो भारत का इलेक्शन होता है उसमें प्रेसिडेंट जीतता है, उसका कितना कम से कम उसको कितने वोट मिलने चाहिए। ठीक है, तो मेजोरिटी नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड 6%, जितने वोट हुए उसका 50% जो पोल में वो, या मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है कि 50% से ज्यादा वोट होते हैं ना, 50% से ज्यादा, 50% प्लस 1 वोट किसका, जो टोटल वोट पड़े हैं ना उसका, मतलब उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। मोर देन 50% है मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्यों नहीं है, ये सी क्यों नहीं है, 50% ऑफ वोट, 50 तो अगर 50 ये हैं और मान लो 2 ही कैंडिडेट हुए हैं तो दूसरे को भी 50 हुआ, तो जीता कौन, जीता तो कोई भी नहीं ना, 2 ही कैंडिडेट के केस में तो नहीं हुआ। फिर तो 50% से ज्यादा होने चाहिए और साथ में मेजोरिटी भी हो जानी चाहिए। मतलब ये स्टेटमेंट का और इंटरप्रिटेशन क्या है कि किसी के 30% आए, किसी के 32 आए, किसी के 35 आए, मतलब 100 तो हो गए, तो मेजोरिटी क्या ये वाला जीत गया, सबसे ज्यादा वोट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी का मतलब यहां पे 50% से ज्यादा है। वो फिर क्या कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो वाला सिस्टम लागू हो जाएगा। ठीक है, हु अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होता है, महासचिव होता है, काफी बड़ी पोस्ट होती है, उसको अपॉइंटमेंट है कौन करता है, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, प्रेसिडेंट या लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, इसको कौन करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा स्पीकर। काफी बड़ी पोस्ट है, कैबिनेट सेक्रेटरी की बराबर की रैंक मानी जाती है इसको। पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल इज द रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट टू इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का फीचर क्या है। तो यही फिर आगे वो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन जहां पर कि आपकी विकेट गिरा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। आपको यह बताना है कि कौन सा फीचर भारतीय संविधान का वो नहीं है, भारतीय संविधान का फीचर नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं होगा फिर।
देखो, भारत का जो फीचर है वो ये नहीं है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी हमारी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपना नेता चुनते हैं, और जो पार्टी बहुमत, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा होती है, मतलब जिसकी बहुमत होता है या गठबंधन बहुमत होता है, वो अपना नेता चुनते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और अपॉइंटमेंट होती है राष्ट्रपति द्वारा। ये तरीका है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ, एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ, एस्टिमेट के कितने सदस्य होंगे आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि 30 मेंबर होंगे लोकसभा से। ए इसका राइट आंसर होगा, 30 मेंबर लोकसभा से। और एक साल के लिए चुने जाते हैं सिंगल, वो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मामला है इसमें भी। इलेक्टोरल सिस्टम अंडर विच ए लेजिस्लेचर रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कोड। ये क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगेगा। क्वेश्चन क्या है समझिए पहले, तो हो सकता है कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम है, कौन सी जो इलेक्शन की निर्वाचन की प्रणाली है जहां पे कि लेजिस्लेचर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि पॉलिटिकल पार्टी है वो उसकी स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करे। उस सिस्टम को आपको बताना है कि पॉलिटिकल पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शन के अनुसार, आप इसको ऐसे समझते हैं प्रोपोर्शन के अनुसार कि जिसके जितने ज्यादा वोट होंगे उसकी उतनी ही ज्यादा सीटें आएगी। जैसे कि राज्यसभा में जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा होंगे, जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, तो मान लो एक स्टेट से 5 बनाने हैं, तो जिसकी ज्यादा संख्या होती है एमएलए की वो ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है, 5 में से हो सकती है 3-4 सीटें जीत जाए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रेंथ बताता है पॉलिटिकल पार्टी की कितनी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या इसका ए। आगे देखिए क्वेश्चन में कि हु फाउंडेड द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर क्या है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी जो जड़ें हैं वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से है जिसको कि बी.आर. अंबेडकर साहब ने बनाया था। ट्रेनिंग स्कूल फॉर इंटरेस्ट टू पॉलिटिक्स, ये संस्था को स्थापित किया गया था अंबेडकर साहब ने 1956 में, और जो कि एंट्री पॉइंट का काम करेगी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। मतलब उन्होंने एक संगठन बनाया कि ट्रेनिंग पहले होगी, लोगों को सिखाया जाएगा और पार्टी में उसको मेंबरशिप दी जाएगी। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था, ज्यादा चला नहीं। पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज इज चार्ज्ड ऑन द, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर सकते हैं। हाई कोर्ट की पेंशन वो कहां से मिलती है, जज, हाई कोर्ट का जज रिटायर हो गया उसकी पेंशन आएगी, कौन देगा उसको पेंशन। मान लो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का या यूपी के हाई कोर्ट का जज रिटायर हुआ है, अब पेंशन उसको कहां से आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आमतौर पर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कुछ बच्चे इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कर सकते हैं। सैलरी या अलाउंस होते हैं ना, वो आती है किससे, एक राज्य के हाई कोर्ट या जो चीफ जस्टिस है उसकी आती है सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, लेकिन पेंशन का जहां तक सवाल है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। डी इसका आंसर हो जाएगा। If Parliament appoints a committee for specific purpose, it is known as, अगर एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अपॉइंट्स ए कमेटी फॉर स्पेशल पर्पज, उस कमेटी को क्या बोलते हैं, उस कमेटी को क्या बोलते हैं। देखो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट कमेटी होती है, तो स्टैंडिंग कमेटी बोलिए परमानेंट कमेटी बोलिए एक ही बात है। एडोक कमेटी होती है वो अस्थायी कमेटी होती है, मतलब किसी खास काम के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी है इसका राइट आंसर है, डी है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पंचायती राज सिस्टम है उसका सिद्धांत क्या है, पंचायती राज सिस्टम है उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा आंसर है इसका, डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, नीचे तक ग्राम स्वराज की स्थापना करना, मतलब गांव के लोग हैं वही अपना लिए सिस्टम बनाए
अपने लिए तरक्की के रास्ते ढूंढे तो डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका राइट आंसर है। तो ये थे इस पर्टिकुलर सेशन में क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।